हेलो स्टूडेंट्स, ईदोशा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीक्षा और मैं आपको पढ़ाने वाली हूं बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम, यानी कि हमारी जो क्लास 11th है उसका चैप्टर नंबर 4 है और ये जूलॉजी का पोर्शन है एनिमल किंगडम। तो आज की हमारी क्लास में हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं और एनिमल क्या होता है, किंगडम क्या होता है, पहले अपन वो देखेंगे, देन उसके बारे में हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम देखिए, जब भी अपन कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें उसका नाम जो है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। लाइक अगर हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एनिमल जो है, हम सभी जानते हैं एनिमल क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, एक एनिमल है। एंड किंगडम क्या है यहाँ पर वो भी अपन देखेंगे। तो बेसिकली अपन एनिमल और किंगडम जब देखते हैं तो यहाँ पर किंगडम को अपन चैप्टर नंबर 1 जो है लिविंग वर्ल्ड उसमें देखते हैं। बट यहाँ पे जब अपन ये चैप्टर स्टार्ट कर ही रहे हैं तो क्यों ना अपन एक एक वर्ड को देखते हुए चले। ओके, तो आइए बढ़ते हैं अपन एनिमल की ओर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि एनिमल जो है उसके बारे में क्या खास बात है, क्या इसके अंदर खासियत है जो बाकी सबके अंदर नहीं होती है, सिर्फ एनिमल के अंदर होती है। तो एक बात मुझे आप बताना, लाइक 1969 की अपन बात करें, 1969 की बात करें तो 1969 के अंदर RH व्हिटेकर था, ये सभी को पता है आपको, RH व्हिटेकर था। इस RH व्हिटेकर ने, इन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जब दिया था तो उन्होंने 5 किंगडम्स बताए थे और ये जो किंगडम्स बच्चे वो अपने हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो सबसे पहले तो आपको इन पांचों किंगडम्स के नाम पता होने चाहिए, कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, ये हमारे 5 किंगडम्स प्रेजेंट है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में है और ये हमें RH व्हिटेकर ने दिया था। अब यहाँ पर मेरे ये सारी चीजें बताने का पर्पस क्या है, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये जो सारे हैं, ये चाहे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सब क्या होते हैं, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो नॉन लिविंग है, लाइक जो वायरस है और कुछ लाइकेन वगैरह है, इनको तो RH व्हिटेकर ने कोई जगह दी ही नहीं थी। तो ये सारे क्या है, पांचों के पांचों लिविंग है। अब इनको पढ़ने से पहले अपन देखेंगे कि जैसे प्लांट है, फंगी है, ये थोड़ी अलग चीज है। एनिमल की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चे, मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। और फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया अगर अपन बात करें तो ये बेसिकली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। अब जब कहीं बार आप पढ़ोगे तो एनिमल किंगडम जो है उसके अंदर अपन प्रोटोजोआ भी पढ़ते हैं, लेकिन प्रोटोजोआ जो है वो किसके अंदर आएगा, प्रोटिस्टा किंगडम में। मोनेरा के अंदर क्या आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, ये भी कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मोनेरा किंगडम के अंदर जो बैक्टीरिया आएंगे वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर जो प्रोटोजोआंस आएंगे वो भी कैसे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चे को कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। यानी कि हम यहाँ पर जो एनिमल किंगडम के अंदर जो एनिमल्स पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे अपन यूनिसेलुलर के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। ये कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर। कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर। तो इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए एनिमल की, कि इनकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है मल्टी सेलुलर, मतलब ये सिंगल सेल से बने हुए नहीं होते हैं, ये एक से ज्यादा सेल से बने होंगे, यानी मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल। ओके, अब सेकेंड प्रॉपर्टी की अपन बात करें बेटा तो ये कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होंगे। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है, देखिए आपने ऑटोट्रॉफिक पढ़ा होगा और हेट्रोट्रॉफिक पढ़ा होगा।
ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, बट हेटेरोट्रॉफिक जो है वो दे कांट मेक देयर ओन फूड, यानी कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। तो इनकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, दे कांट मेक देयर ऑन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो एनिमल की दो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी है मल्टीसेलर और सेकंड प्रॉपर्टी है इनकी हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, ये खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो। ठीक है, ओके। अब इनके हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, लाइक मैं लिख देती हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये है इनकी सेकंड प्रॉपर्टी, और एनिमल जो है उसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, वो थर्ड प्रॉपर्टी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक। कैसा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एनिमल का। हम यहाँ एनिमल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो उनके कैरेक्टर्स भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है ये खाने को पहले इंजेस्ट करेंगे, देन खाने का क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में टोटल कितने स्टेप्स आएंगे, 5 स्टेप्स आएंगे। इनका पहला जो स्टेप है वो क्या है, इंजेशन, मतलब जब हम फूड को इंगल्फ करते हैं, खाने को अपन जब निगलते हैं या मुंह के अंदर लेते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलेंगे। आफ्टर दैट ये हमारे स्टमक में जाएगा और स्टमक के अंदर बेटा क्या होगा, डाइजेशन होगा। जैसे ही फूड का डाइजेशन हुआ तो फूड का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एंड एब्जॉर्प्शन अगर हुआ तो वहां पे इस फूड से जैसे ही हमारे ब्लड में गया तो ब्लड में इसका एब्जॉर्प्शन हुआ। अब ब्लड इसको कहां तक पहुंचाएगा, सेल तक पहुंचाएगा, और ये सेल में जाकर के एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो हम उसे बोलेंगे एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे अपन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन बोलेंगे। एंड एसिमिलेशन होने के बाद में इनका क्या होगा बेटा, इजेशन। क्या होगा, इजेशन, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा वो हम बॉडी से रिमूव कर देंगे, उसे अपन बोलेंगे इजेशन। तो इसको मैं डायग्रामेटिकली आप लोगों को समझाती हूँ कि पांचों स्टेप एक्चुअल में क्या है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, देखो बेटा एक और चीज बताती हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले चीज इजेशन जो है उसका मतलब है रिमूवल ऑफ सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट। ठीक है, ये इजेशन का मतलब क्या है, इजेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट। लेकिन एक नोट लगा लेना आप, और नोट लगा के लिखना एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है। देखो कई बच्चे सोचते हैं एक्सक्रीशन और इजेशन जो है वो सेम चीज होती है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इजेशन अलग चीज है, एक्सक्रीशन अलग चीज है। इजेशन जो है उसका मतलब है कि हम सॉलिड वेस्ट को बाहर रिमूव कर रहे हैं, और एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट बेटा बहुत सारे हो सकते हैं, और मेनली 3 होंगे, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। क्या होगा, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो इस तरीके से ये एक्सक्रीशन है, ये इजेशन है। तो सबसे पहले आप एक्सक्रीशन और इजेशन में क्या रखना, डिफरेंस ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं वापस से होलोजोइक की, तो आइए अपन होलोजोइक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाऊंगी। ठीक है, एंड मैं ये मानती हूँ कि इसका माउथ है, बकल केविटी है, देन फेरिंक्स, और फेरिंक्स के बाद से इसोफेगस से होते हुए हम आ गए हैं यहाँ पे स्टमक पे, और यहीं पर फिर ये है इंटेस्टाइन, एंड इंटेस्टाइन के बाद में ये हमारा एनस है, और एनस रेक्टम के थ्रू होते हुए हमारा वेस्ट बाहर निकल रहा है। ओके, अब देखिए फर्स्ट स्टेप हमने क्या बोला, इंजेशन।
तो मान लीजिए इसने अपना खाना जो है या अपना जो भी खाना है इसने अपने मुंह में रखा, इनगल्फ किया, उसको निगला है, तो हम उस फर्स्ट स्टेप को अपन क्या बोलेंगे बेटा, इंजेशन, यानी कि खाने का क्या किया उन्होंने, अंतर्ग्रहण किया। ठीक है, अब ये फूड यहाँ आ गया, अब ये फेरेंक्स से होते हुए ये खाना कहाँ पहुंचेगा, इसोफेगस में, और इसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुंचा बेटा, ये खाना पहुंचा अपने स्टमक के अंदर। कहाँ पहुंचा, स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर क्या होता है, ये जो हमारा फूड है जो बड़ा था, ठीक है, बड़ा बड़ा फूड है, अब इसका क्या हुआ बेटा, डाइजेशन। तो ये डाइजेशन जो है उससे क्या हुआ, स्मॉलर जो है पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, यानी कि यहाँ पर एक बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, लार्ज पार्टिकल्स थे फूड के, तो वो क्या है स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, उनका ब्रेकडाउन हो गया है एंजाइम्स की हेल्प से। तो यहाँ पे ध्यान रखना, स्टमक है, उस स्टमक में क्या हुआ है बेटा, डाइजेशन हुआ। क्या हुआ है, डाइजेशन हुआ है। जब डाइजेशन होगा तो दो टाइप का फूड बनेगा यहाँ पे, एक फूड बनेगा अपना डाइजेस्टेड फूड जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे जिसको हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे, एक अपना बनेगा अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है। तो फर्स्ट अपना जो पार्ट है यहाँ पे मैं मान के चलती हूँ, यहाँ पे ये है अपना डाइजेस्टेड फूड, एक अपना बना है डाइजेस्टेड फूड, और सेकंड जो है अपना वो बना है बेटा अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो तो हमारे किसी काम का है नहीं, तो इस अनडाइजेस्टेड फूड को मैं अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कर दूंगी, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, ठीक है, इसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, इसको अपन बोलेंगे इजेशन। क्या बोलेंगे, इसको अपन इजेशन बोलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया, तो उसको अपन बोलेंगे इजेशन। क्या बोलेंगे, इजेशन। क्लियर है यहाँ, ओके। अब अनडाइजेस्टेड फूड को मैंने इजेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया, लेकिन ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये विलाई, विलाई मतलब क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहां पे ये जो अपना डाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्टेड फूड विलाई के थ्रू कहाँ जाएगा, ये विलाई के थ्रू हमारी ब्लड वेसल्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में, क्योंकि विलाई क्या करेगी, फूड को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, इंटेस्टाइन जो है हमारी मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पे ये विलाई जो है वो उस फूड को एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचाएगी बेटा, ब्लड वेसल्स में पहुंचाएगी। और ब्लड वेसल्स में कौन प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में कौन प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में क्या, ब्लड प्रेजेंट है। अब यही ब्लड जो है वो इस खाने को कहाँ पहुंचाएगा, हमारी सेल तक पहुंचाएगा। कहाँ पहुंचाएगा, सेल तक। अब जब ये खाना सेल में गया और सेल में जाकर के एनर्जी प्रोड्यूस किया, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे बच्चे, एसिमिलेशन। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेल के अंदर जैसे ही हमारा खाना गया, वहां पर इसका डाइजेशन हुआ, वहां पर इसमें रेस्पिरेशन हुआ, सॉरी, तो वहां पर उसका रेस्पिरेशन होने के बाद क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी अगर प्रोड्यूस होगी तो उसे अपन बोलेंगे एसिमिलेशन। तो सेल्स के अंदर क्या जाएगा, हमारा डाइजेस्टेड फूड। और एक बात बताऊं आपको भी ये चीज बताओगे, देखो ब्लड ही हमारे फूड को कहाँ पहुंचा रहा है, सेल्स के अंदर, और ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसी से बाइंड होकर के हमारी ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, सेल के अंदर जाएगी। मतलब ब्लड ही सारे ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, चाहे वो फूड मटेरियल हो, चाहे वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो। तो यहाँ पे फूड यहाँ पहुंच चुका है, सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गई है, फूड का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो चुका है बच्चे, और यहाँ पर अपन को क्या मिल गई है बेटा, एनर्जी मिल गई है। और एनर्जी के साथ साथ देखना हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है, कुछ यहाँ पे हमें वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेंगे, और कुछ यहाँ पे हमें नाइट्रोजिनस वेस्ट भी मिलेंगे। और ये नाइट्रोजिनस वेस्ट मैंने जस्ट आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि नाइट्रोजिनस वेस्ट का रिमूवल ही क्या है, एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर देखो इस CO2 को हम ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीशन के थ्रू, ध्यान रखना इस ब्लड को, हाँ, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट वाला ब्लड होगा उसको हमारी किडनी फिल्टर करती है, और जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं वो एक्सक्रीशन हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ओके, और इस एनर्जी को हम काम में ले लेते हैं। लाइक अभी आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिस एनर्जी से हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं उसी एनर्जी
को हम कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, और फूड का ऑक्सीडेशन जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसको अपन रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये है अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है होलोजेन। यहाँ मैंने आपको 5 स्टेप बता दिए हैं, इंजेक्शन बता दिया है, डाइजेशन बता दिया है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, और 5th स्टेप तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, इंजेक्शन, जिसमें अपन अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें ना समझ में आई होगी, ठीक है। ओके, यहाँ मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं, ये वाली चीजें भी अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी है किसकी, एनिमल की। एक पढ़ी अपन ने मल्टीसेलुलर, एक पढ़ा अपन ने हेटेरोट्रोफिक, और 3rd नंबर पे अपन ने पढ़ा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि कैसा है, होलोजोइक है। ओके, क्या हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज है? बिल्कुल है। हम क्या कर सकते हैं, हम 4th नंबर पे लिख सकते हैं कि जो एनिमल है वो क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। क्या करते हैं, लोकोमोशन। अब बेटा जरूरी तो नहीं है ना कि कहीं एक्सेप्शन ना हो, ठीक है, और सभी लोकोमोशन करें। जैसे मैं आपको बताऊंगी पोरिफेरा, फर्स्ट फाइलम है पोरिफेरा, वो सिसाइल होते हैं, वो लोकोमोशन नहीं करते हैं, तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा। पर मोस्टली अपन देखें तो सभी एनिमल्स क्या करते हैं, लोकोमोशन करेंगे। इसके अलावा 5th नंबर पर अपन बात करें तो यहाँ पर होगी ग्रोथ, ठीक है। एनिमल्स के अंदर ग्रोथ कैसे होती है बेटा, लिमिटेड होती है। भले लिमिटेड ग्रोथ हो रही हो पर हो तो रही है। पर प्लांट्स में आप देखते हो कि अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, हम प्लांट को कट करते रहते हैं, प्लांट फिर से ग्रो हो जाता है, तो वहां पर अनलिमिटेड ग्रोथ है। पर एनिमल्स के अंदर चाहे ग्रोथ लिमिटेड ही हो रही हो बट हो जरूर रही है। नंबर 6 पे ध्यान रखना बेटा, नंबर 6 पे अपन ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन। अब फिर से वही बात, फर्स्ट चैप्टर में अपन ने रिप्रोडक्शन जो है उसके भी एक्सेप्शन पढ़े हैं, जैसे कि ड्रोन है, इसके अलावा जैसे इनफर्टाइल कपल है, ठीक है, हिन्नी है, तो ये सब जो है उसके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बट फिर भी हम मोस्टली की बात करें तो वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। तो एनिमल्स की एटलीस्ट ये 6 प्रॉपर्टी तो आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा देखो, आपको पता है कि यहाँ पे जो मोनेरा किंगडम था वही क्या है, प्रोकैरियोट्स है। ये मोनेरा किंगडम था वही क्या है, प्रोकैरियोटिक है। इसके अलावा चाहे अपन प्रोटिस्टा की बात करें, फंगी की बात करें, प्लांट या एनिमल की बात करें बेटा, तो ये सभी कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। तो आप चाहो तो ये वाली प्रॉपर्टी पे आप लिख सकते हो, ये वाली प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हो 7th नंबर पे कि ये कैसे होते हैं बेटा, यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और ये भी आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे सेल वॉल क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है, क्योंकि आपको पता है कि सेल वॉल मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर होगी, प्लांट्स के अंदर होगी, फंगी के अंदर होगी, पर एनिमल्स के अंदर क्या नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है। तो ये कुछ मेन पॉइंट है हमारे एनिमल से रिलेटेड, वो आपको पता होने चाहिए, तभी हम एनिमल किंगडम की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमें बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं इसके किंगडम की, क्योंकि हम अभी तो सिर्फ हम ये जो चैप्टर का नाम है ना बेटा, इससे कोई देख रहे हैं, तो हमने अभी तक सिर्फ एनिमल को देखा है। अब अपन थोड़ा सा किंगडम की तरफ जाते हैं। तो छोटी सी चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो किंगडम है वो 5 किंगडम थे, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1969 में RH लीडेगर ने दिया है। ओके, इसके अंदर इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल के बारे में बताया। मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, फंगी, प्लांट या एनिमलिया कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर। इसमें आपको ध्यान रखना है मोनेरा कैसा होगा बेटा, प्रोकैरियोटिक होगा, एंड बाकी सारे कैसे होंगे, यूकैरियोटिक हैं, जो कि अपन 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, और क्या कर सकते हैं अपन किंगडम के बारे में, और क्या बातें हम रख सकते हैं, ये देखते हैं। किंगडम, तो और क्या हम किंगडम के बारे में देख सकते हैं। देखिए, आपने ना टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में पढ़ा होगा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में पढ़ा होगा। ये इसमें जो है क्लासिफिकेशंस की यूनिट होती है और 7 यूनिट दे रखी है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है वो दी किसने दी, तो गिवन बाय कैरोलस लीनियस, गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है वो कैरोलस लीनियस ने दी थी। सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए। और इसके अंदर क्या है, हम टैक्सा के बारे में पढ़ते हैं, टैक्सा या फिर यूनिट
ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि अगर हमें किसी भी एनिमल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी प्लांट को क्या करना है, क्लासिफाई करना है, तो एटलीस्ट 7 टैक्सा तो होने ही चाहिए। तो ये 7 टैक्सा होते कौन से हैं, देखिए सबसे पहला जो टैक्सा होता है, जो सबसे बड़ा टैक्सा होता है, वो होता है किंगडम, देन फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, क्लास ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अपन बात कर रहे हैं इसकी, किसकी, किंगडम की, और इस किंगडम को हम कहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ से ये आया है, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है उसके अंदर किंगडम की बात कही गई है, और इसके अंदर टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है उसके अंदर क्लासिफिकेशंस की यूनिट होती है, और एटलीस्ट मैक्सिमम 7 यूनिट जो है वो कंपल्सरी होती है। इसके अलावा आप देखोगे सुपर क्लासेस भी होती है, या सुपर फाइलम भी होते हैं, सब फाइलम्स भी होते हैं, तो वो नहीं, अपन सुपर या सब की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिक बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट 7 जो है यूनिट तो होने ही होनी चाहिए। और ये कैसे दी थी कैरोलस लिनियस ने। देखिए बेटा, जो एक किंगडम है ना उसमें बहुत सारे फाइलम आते हैं, फाइलम में बहुत सारे क्लासेस आएगी, क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली आती है, फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस आते हैं, एंड जीनस में बहुत सारी स्पीसी आती है। यानी कि अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए, यानी कि अगर किंगडम से स्पीसी की बात तरफ आए, तो एक किंगडम जो है उसमें बहुत सारी स्पीशी होगी, तो इसका मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी। और किंगडम से जैसे ही स्पीशी की तरफ आ रही हूँ, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। डाइवर्सिटी क्या होगी, डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। अगर डाइवर्सिटी कम हो रही है, इसका मतलब सिमिलरिटीज क्या हो रही है, सिमिलरिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ये जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, और हमारा जो किंगडम है बेटा वो कैसे यूनिट होगी, लार्जेस्ट यूनिट होगी। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये चीज ध्यान रखना है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की किसने दी थी, कैरोलस लिनियस ने। देखिए आपका थोड़ा सा फर्स्ट जो चैप्टर है वो भी थोड़ा सा रिवाइज होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो सबसे बड़ी यूनिट पढ़ रहे हैं अपन। इससे पहले देखो मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया अपन लास्ट वाला पढ़ रहे हैं, बट सबसे पहले ये बाकी अपन सारे किंगडम्स में आराम से पढ़ने वाले इसी तरीके से। तो एनिमल किंगडम में हमें क्या पढ़ने, बहुत सारे फाइलम्स। तो याद रखो, अगर मुझे एनिमल किंगडम पढ़ना है तो मैं अकेले किंगडम को तो नहीं पढ़ सकती, एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे जो है इस फाइलम्स के क्या होने चाहिए, नाम पता होने चाहिए। सारे फाइलम्स के जब नाम पता होंगे तभी मैं किंगडम के बारे में पढ़ पाऊंगी, और तभी मैं फाइलम्स के बारे में पढ़ पाऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे फाइलम्स का नाम पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले पोरीफेरा से, पोरीफेरा, देन स्लेंड्रेटा, स्लेंड्रेटा, देन टीनोफोरा, टीनोफोरा, देन प्लेटीहेल्मिंथीज, प्लेटीहेल्मिंथीज, देन एस्केल्मिंथीज, देन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। तो ये हमें सारे फाइलम्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारे फाइलम्स सबसे पहले तो हमें लर्न होने चाहिए। देखिए पोरीफेरा, स्लेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केल्मिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। देखिए अब इनको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। देखिए पोरीफेरा हमें सबको याद होता है, पोरीफेरा में इतनी दिक्कत नहीं होती। फिर उसके बाद देखना कि ये जो स्लेंड्रेटा और टीनोफोरा, ये जो अपना स्लेंड्रेटा एंड अपना जो टीनोफोरा है, ये दोनों क्या है, ट्विन सिस्टर है। स्लेंड्रेटा बना था
और स्टीनोफोरा बना था, तो स्लेंट्रेटा से ही कौन बना है, टीनोफोरा बना है। दोनों सिमिलर ही है, कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से इनको अलग करना पड़ा। तो ज्यादातर मोस्टली जो भी कैरेक्टर्स आएंगे उन दोनों के अंदर ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सी और सी आपको साथ में ध्यान रखना है। फिर देखो ये भी हेलमिंथी है, ये भी हेलमिंथी है, तो इन दोनों का नाम साथ में ध्यान रखोगे। फिर आम तो सबको पसंद है, तो डबल ए और एम जो है उसको ध्यान रखना आम से। तो सबसे पहले दो सी आएंगे, फिर दो हेलमिंथी आएंगे, फिर आम आएगा, और बाद में टा टा और टा वाले आएंगे। क्या है, इकानोडर में टा, हेलिकोडेटा एंड कोडेटा। ठीक है, अब इनके अलग नाम भी ध्यान रख लेते हैं। अनदर नेम इनके कौन से है, तो पोरीफेरा को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, स्पॉन्जेस। क्या बोल सकते हैं, स्पॉन्जेस, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स की वजह से ये स्पॉन्ज लाइक होते हैं, तो हम इनको स्पॉन्ज बोल देते हैं। सिलेंट्रेट की बात करते हैं, तो सिलेंट्रेट जो है बेटा उसको अपन निडेरिया भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, निडेरिया भी बोलेंगे। सिलेंट्रेट की बात करें तो बेटा इसको अपन सी गूसबेरी भी बोल सकते हैं, सी गूसबेरी भी बोल सकते हैं बेटा। इसको अपन सी वॉलनट भी बोल सकते हैं, सी वॉलनट भी बोल सकते हैं, एंड कॉम्ब जेली भी बोल सकते हैं, कॉम्ब जेलीज भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना, तो इनके अनदर नेम भी आपको ध्यान रखना, और यहाँ पे ध्यान रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने जो व्हाइट कलर से लिखे है ना वो तो आपको लर्न करने ही है, बट ये जो ग्रीन कलर से लिखे हैं वो भी अब अगर यहाँ याद कर लोगे ना तो बाद में ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें स्टार्टिंग में लर्न करना सीखो। फिर प्लेट हेलमिंथी से प्लेट प्लेट लाइक यानी कि बिल्कुल फ्लेट है, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं बेटा, फ्लेट फॉर्म में बोल सकते हैं, यानी कि ये ऊपर से नीचे से, ऊपर नीचे का मतलब डोर्सल साइड पे भी फ्लेट होंगे, वेंट्रल साइड पे भी फ्लेट होंगे, तो हम इनको क्या बोलते हैं, फ्लैट फॉर्म। एस्केलमेंथिस को हम क्या बोलेंगे, राउंड वॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्केलमेंथिस को राउंड वॉर्म बोलेंगे। अनलेडा का खास नाम ध्यान रखना, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, इनका कोई इतना खास नाम है नहीं, तो आपको वो ध्यान भी नहीं रखना है। बाकी अगर कुछ होगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगी। ठीक है, स्पाइनल बॉडी इनकी होती है, मोलस्का की सॉफ्ट बॉडी होती है, आर्थ्रोपोडा के अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। तो जब मैं फाइलम पढ़ाऊंगी तब मैं इनके बारे में पढ़ाऊंगी। तो आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर अपन ने बहुत बेसिक सी बात की है, और इसके अंदर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ चैप्टर का मीनिंग ही समझाया है कि एक्चुअल में चैप्टर क्या कहना चाहता है। और दूसरी बात मैंने आपको यहाँ सिर्फ आज फाइलम बताया, तो आपको घर से क्या करना है, इन फाइलम्स को लर्न करके आना है। अगर ये फाइलम्स आपको लर्न नहीं हुए तो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा ही नहीं। ध्यान रखना, तो आपको सबसे पहले ये फाइलम्स ध्यान रखना है। उसके बाद जब आपको फाइलम्स याद हो जाएंगे, उसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याद हो जाएंगे, देन आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि इतना बड़ा चैप्टर और इतना टिपिकल चैप्टर है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जैसा मैं कह रही हूँ आप वैसा करते जाओ, जैसा मैं पढ़ा रही हूँ आप वैसे पढ़ते जाओ। ये चैप्टर आपको बिल्कुल है ना, बिल्कुल एकदम सबसे इजी चैप्टर लगेगा। मैं बता रही हूँ लिटरली, आज मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बात ध्यान रखना, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी लगेगा आपको। तो बस ये क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर जो अपन ने फाइलम्स पढ़े हैं ना बेटा, ये फाइलम्स सारे ध्यान रखना। अगर ये वाले नाम आपको यहाँ याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई बात नहीं, मैं आगे आपको ये लर्न करवा दूंगी। एंड ये जो बेसिक चीजें हैं ना, ये वाली चीजें ये भी आप साथ में पढ़ते रहो, क्योंकि आपके जब एक चैप्टर पढ़ते हैं ना बच्चे बायो के अंदर, तो वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इस चैप्टर में आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लोगे, कुछ आगे जो जैसे अपन को कुछ और चीजें पढ़नी है तो वो भी साथ में इसमें आती जाएगी। बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले अपन, जैसे अपन को रेस्पिरेशन से रिलेटेड कई सारे ऑर्गन्स यहाँ पढ़ने को मिलेंगे, कई सारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन मिलेंगे जो अपन वहाँ भी पढ़ेंगे उन चैप्टर में। तो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे ये चीज़ तो थी नहीं तो यहाँ की हो गई। तो साथ में पढ़ते रहो एंड आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।